हेलो दोस्तों, वीसीसी एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम आज जो नया टॉपिक लेने वाले हैं वो बायोलॉजी का अपना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। देखो, आज तक आपने जनन तंत्र को अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत सारी बुक में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचरों से भी पढ़ा होगा और आज तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी। अब हम जो पढ़ेंगे कुछ अलग तरीके से इसको पढ़ेंगे। प्रत्येक टॉपिक अपन उस हिसाब से पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को भी हम एग्जाम से इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का जो आसानी से आंसर दे सको। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि जनन तंत्र, जनन होता क्या है, जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, नर जनन तंत्र या फिर मादा जनन तंत्र। देखो, मुख्य रूप से इस क्लास में हम बात करेंगे कि मानवों में जन्म कैसे होता है। वैसे अगर अपन बात करें कि जनन का मतलब क्या होता है, कि जनन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति, मतलब मानव या फिर किसी भी पादप या सजीव के द्वारा, अपन सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि किसी भी सजीव के द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। और ये जो जनन का जो गुण होता है, ये लक्षण जो पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाया जाता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि निर्जीव जनन करते हो, ऐसा नहीं होता। तो जनन करने का जो एक लक्षण जो होता है, जो गुण जो पाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, अपने सजीवों में पाया जाता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो जितना भी लंबा हो आप उसको देखें और प्रॉपर इसके आप नोट्स बनाएं। तो अब हम देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि जनन होता क्या है। मैं आपको एक जीरो लेवल से और अच्छे लेवल तक आपको पहुंचा दूंगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है जनन की, और ये जो जनन की बात करेंगे वो करेंगे हम मानवों में जनन। देखो, वैसे तो जो जनन जो अपन यहाँ पर देखते हैं वो लैंगिक और अलैंगिक होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव द्वारा या पादप के द्वारा जनन किया जाए। जैसे अमीबा वगैरह जो होते हैं, यूग्लिना जो होते हैं, जितने भी छोटे छोटे जो पादप होते हैं या फिर जीव जंतु जो होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे की हेल्प लिए बगैर ही क्या करते हैं, जनन करते हैं। लेकिन जो लैंगिक जनन जो होता है उसमें मेल और फीमेल का होना जरूरी होता है, उसे अपन कहते हैं लैंगिक जनन। तो अपन इनकी बात और बाद में करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा अपन उस हिसाब से पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो हम जो बात करने वाले हैं वो जनन, और किसका जनन, मानवों में जनन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जनन है क्या, तो अगर जनन की अगर अपन बात करें तो जनन सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाए जाने वाला गुण है। जन्म क्या है? सजीवों में पाए जाने वाला गुण क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अगर हम सजीवों की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें, तो आप सब जानते हो, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। एक कौन होता है? मेल, और एक कौन होता है फीमेल। जो मेल होते हैं इनमें पाए जाते हैं टेस्टिस, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं वृषण, और फीमेल में पाए जाते हैं अपने अंडाशय, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ओवेरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवेरी। इसे अपन क्या कहते हैं? टेस्टिस, और इसे क्या कहते हैं अपन? ओवेरी। इस वृषण से और इस अंडाशय से, वृषण से निकलते हैं शुक्राणु, जिसको अपन स्पर्म कहते हैं, और अंडाशय से बनते हैं अपने अंडा। वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है, अंडाशय से अंडे का निर्माण होता है। अब ये शुक्राणु और अंडा आपस में मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब निषेचन की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं? निषेचन की क्रिया करते हैं। और निषेचन की क्रिया करने के बाद में एक बनाते हैं युग्मनज।
जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। क्या बताते हैं? युग्मनज। और ये जो युग्मनज है 9 माह तक माता के गर्भ में रह करके एक बेबी का निर्माण करता है, बच्चे का निर्माण करता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई खास है नहीं इसमें। मेल होता है और एक फीमेल होती है। मेल में क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं, अपन उनको सबको डिटेल से पढ़ेंगे। फीमेल में क्या पाए जाते हैं? अंडा से पाए जाते हैं। अंडा से किसका निर्माण होता है? अंडे का निर्माण होता है। वृषण से किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। तो शुक्राणु और अंडा जब आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। और यह युग्मनज माता के गर्भ में कितने माह तक रहता है? 9 माह तक, जिससे किसका निर्माण होता है? बच्चे का निर्माण होता है। तो अगर अपन बात करें कि जन्म क्या है, तो जन्म सजीवों में पाए जाने वाला एक गुण है। जन्म किसमें? सजीवों में पाए जाने वाला एक गुण है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस के माध्यम से बच्चे का निर्माण होता है। अब हम इस प्रोसेस को डिटेल से देखेंगे। उसके लिए हमारे को 2 जन्म तंत्र पढ़ने होते हैं। कितने जन्म तंत्र पढ़ने होते हैं हमारे को? 2। एक होता है अपने नर जन्म तंत्र और एक होता है अपने मादा जन्म तंत्र। कितने जन्म तंत्र होते हैं? 2 जन्म तंत्र होते हैं। एक तो होता है अपने नर जन्म तंत्र और एक क्या होता है अपने मादा जन्म तंत्र। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं नर जन्म तंत्र की। देखो, आज तक आपने इसको पढ़ा होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, कई लोगों से पढ़ा होगा। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर करते हुए आपने देखे होंगे लास्ट वीडियो भी, उसी प्रकार से हम इसको भी करने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जनन क्या होता है? सजीवों में पाए जाने वाला एक गुण होता है जनन। इसमें मेल और फीमेल की जब हम बात करते हैं तो मेल में पाए जाते हैं वृषण और फीमेल में पाए जाते हैं अंडा से। आप देख सकते हो पीछे बोर्ड पर। तो जो वृषण होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, उनसे किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो फीमेल में जो अंडा से पाए जाते हैं उनसे किसका निर्माण होता है? अंडे का निर्माण होता है। जब शुक्राणु और अंडा जब आपस में मिलता है तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और जब ये निषेचन हो जाता है उसके बाद में एक जाइगोट का निर्माण होता है, एक युग्मनज का निर्माण होता है। वह जाइगोट 9 माह तक माता के गर्भ में रहकर के किसका निर्माण करता है? बेबी का, बच्चे का निर्माण करता है। अब इसके बाद में हम जो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब पढ़ने वाले हैं कि नर जनन तंत्र होता क्या है। सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे? नर जनन तंत्र के बारे में, कि नर जनन तंत्र होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से इसका अपन कह सकते हैं कि बच्चा या फिर शुक्राणु का निर्माण होता है, बच्चा का निर्माण किस तरीके से होता है, वो सारी देखेंगे अपन क्रम वाइज क्रम। आप वीडियो को देखें लास्ट तक। चलो बात करते हैं हम नर जनन तंत्र। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसके बारे में बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो, हम सब जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने देखा था वृषण। ये जो वृषण होते हैं, इस वृषण से एक निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किससे? वृषण से। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चा जब गर्भ में होता है, माता के जब गर्भ में होता है, तो जो वृषण होते हैं, ये वृषण, ये जो गर्भ जो होता है, जब गर्भ में जब बच्चा जब पलता है तो उस टाइम पर, उसकी बात कर रहे हैं अपन, जन्म से पहले की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब इस बच्चे ने जन्म नहीं लिया, उससे पहले की अगर अपन बात करें तो होता क्या है कि जो टेस्टिस जो होते हैं, इन टेस्टिसों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये जो टेस्टिस का जो निर्माण होता है, वो जो डायफ्राम होता है ये वाला, ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर वाला भाग होता है वक्ष और नीचे वाला भाग होता है उदर। तो इन वृषणों का निर्माण डायफ्राम के ऊपर वाले भाग में होता है, अर्थात
अपन कह सकते हैं, सॉरी, उधर वाले भाग में होता है। लेकिन होता क्या है कि उधर वाले भाग में इसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो वृषण होते हैं, इनसे जो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो शरीर का जो तापमान होता है उससे थोड़े कम टेम्परेचर पर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। मैं अभी पूरा समझाऊंगा आपको, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो। तो धीरे धीरे क्या होता है कि 3-3 माह में वो जो वृषण होते हैं वो उदर वाले भाग से नीचे खिसकना चालू करते हैं, और जब बच्चा जब जन्म लेता है उस समय तक क्या हो जाता है कि जो वृषण होते हैं वो एक थैलेनुमा पार्ट में शरीर से अपन कह सकते हैं बाहर लटक जाते हैं, थैलेनुमा पार्ट में, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, वृषण कोश के नाम से। कोश का मतलब होता है अपन किसी भी चीज़ को जहाँ रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। तो वहाँ पर वृषण रखे हुए हैं, इसलिए उसको अपन किस नाम से जानेंगे, वृषण कोश के नाम से अपन उसको जानेंगे। अब देखो समझना किस तरीके से, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से पूरा समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझेंगे। ये है, ये कोई बच्चा है, अपन कह सकते हैं ये कोई पुत्र है, सन है, जिसको अपन भाई वृषण का निर्माण पुत्र में ही तो होगा, सन है। ये पूरा का पूरा जो अपन कह सकते हैं यहाँ से लेकर के ये पूरा धड़ है, जिसको अपन ये बोलते हैं। ये जो बीच वाला है जो मैंने इसको बांटा है, इसको अपन एक नाम देते हैं जिसका नाम है डायफ्राम। इसका नाम क्या है, डायफ्राम। ऊपर वाले को अपन बोलते हैं वक्ष, और नीचे वाले को अपन बोलते हैं उदर। बीच वाला डायफ्राम, ऊपर वाला वक्ष और नीचे वाला उदर। अब होता क्या है कि इस उदर वाले भाग में, इस स्थान पर ये जो शुक्राणु जो सॉरी वृषण जो पाया जाता है, शुरुआत में इसका निर्माण कहाँ पर होता है, वृषण का डायफ्राम के नीचे कौन से वाले भाग में, उदर वाले भाग में किसका निर्माण होता है, वृषण का निर्माण होता है। तो मैं इसको इधर दिखा देता हूँ आपको, वृषण का निर्माण। लेकिन याद रखना इस वृषण में किसका निर्माण होता है, इस वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण। अपन ने देखा था मेल में वृषण पाए जाते हैं, वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। लेकिन इस शुक्राणु का निर्माण होने के लिए, इस प्रोसेस को अगर अपन कहेंगे कि शुक्राणु का निर्माण, अगर किसी का निर्माण हो रहा है, किसी का जनन हो रहा है, तो उसे अपन कहेंगे, क्या कहेंगे, शुक्र जनन के नाम से अपन उसको जानते हैं। अर्थात वृषण में क्या होता है, वृषण में होता है शुक्र जनन। वृषण में क्या होता है, शुक्र जनन। वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, शुक्र जनन के नाम से अपन इसको जानते हैं। अगर अपन इसको दूसरे नाम से, अगर इंग्लिश में अगर अपन इसकी बात करें तो इसे कहते हैं अपन स्प्रेमोटोजेनेसिस। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, स्प्रेमोटोजेनेसिस। थोड़ा सा इंग्लिश नेम है, आप इसको याद रख लेना, किस नाम से जानते हैं इसे अपन, स्प्रेमोटोजेनेसिस। तो जेनेसिस, ठीक है। तो शुक्र जनन कहाँ होता है, वृषण में। लेकिन इसके निर्माण के लिए एक शर्त होती है, इसके निर्माण के लिए क्या होती है, शर्त होती है। और शर्त क्या होती है कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कम तापमान पर होता है। शुक्राणु का निर्माण कैसे टेम्परेचर पर होता है, कम टेम्परेचर पर होता है। वापस मैं बोल रहा हूँ, नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, शुरू से अपन बात करें तो ये पुत्र का कोई शरीर है, पुत्र जब गर्भ में होता है तो उसमें जब वृषण का जो निर्माण होता है वो उदर वाले भाग में होता है। ये वृषण क्या काम करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, और इसे अपन क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। स्प्रेमोटोजेनेसिस, स्प्रेमोटोजेनेसिस। और शुक्राणु के निर्माण के लिए एक शर्त क्या है कि शुक्राणु का निर्माण तभी होगा जब तापमान कैसा होगा, कम होगा। लेकिन जब देखा जाता है तो इसका पूरी बॉडी का यहाँ से यहाँ तक का जो टेम्परेचर जो नॉर्मल जो माना जाता है वो माना जाता है 37 डिग्री
सेंटीग्रेड। कितना माना जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस इसका सामान्य तापमान अपन कह सकते हैं माना जाता है। तो सामान्य तापमान कितना होता है इसका? 37 डिग्री सेल्सियस। दिक्कत क्या है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इन घर्षण से इन शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। अगर इन घर्षण से इन शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब शुक्राणु नहीं बनेंगे, अगर सपोज करो ये घर्षण अगर यहीं पर रह जाए, तापमान अधिक है, इनसे शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, और जब शुक्राणु का जब निर्माण नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होना है कि व्यक्ति क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। तो ये स्थिति देखी जाती है जो अपन कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन जो होते हैं, जिसको अपन गे वगैरह जो बोलते हैं, उनमें यही देखा जाता है कि जो घर्षण होते हैं वो उदर वाले भाग में ही रह जाते हैं, जिससे उनसे शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो शुक्राणु होते हैं धीरे धीरे नीचे खिसकना प्रारंभ करते हैं, और एक थैलीनुमा पार्ट में ये शरीर से क्या हो जाते हैं, ये शरीर से बाहर अपन कह सकते हैं आ जाते हैं, और इस वाले स्थान को अपन किस नाम से जानते हैं? वृषण कोश के नाम से अपन इसको जानते हैं। ये क्या कहलाता है इसका? वृषण कोश। क्या कहलाएगा? वृषण कोश। और ये इसके अंदर क्या स्थित है? वृषण। क्यों? क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है, तापमान सामान्य तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो सामान्य तापमान से कितना कम होता है? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो ये प्रोसेस होती है शुरुआत में, जब बच्चा जन्म लेता है, उससे पहले की अगर बात करें, होता क्या है कि मैंने आपको वापस यही समझाना है कि शुरुआत में जो घर्षण जो पाए जाते हैं वो उदर वाले भाग में पाए जाते हैं, और उदर वाले भाग तक का जो पूरी बॉडी का अपन टेम्परेचर माने तो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वजह से जो घर्षण होता है, वह घर्षण इस तापमान पर शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाता, और घर्षण जब इस तापमान पर जब शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाता तो होता क्या है कि इस घर्षण को वहाँ से हटा करके ऐसे कम तापमान वाली जगह पर ले जाना होता है जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण हो जाए। और शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं था कि जहाँ पर कम तापमान हो जाए पूरी बॉडी में, तो इनको धीरे धीरे शरीर से बाहर निकाल दिया, और थैलेनुमा पार्ट जिसको अपन वृषण कोश कहते हैं, वहाँ पर इनको पहुँचा दिया गया, जहाँ पर शरीर का जो तापमान होता है, यहाँ पर जो वृषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान का लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम पाया जाता है। तो इस तापमान पर वृषण से किसका निर्माण चालू हो जाएगा? शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। देखो अब अपन आगे बात करते हैं थोड़ा सा, जो अपन ने अभी डायग्राम के हिसाब से समझा था उसी को अपन ने हिंदी में यहाँ लिख लिया, तो आप प्रॉपर इनके नोट्स बना सकते हो। देखो मैंने पहले एक नोट लिखा है, ठीक है। ये नोट क्या है कि जो वृषण होता है, एक संरचना की दृष्टि से अगर अपन वृषण को देखें, आंतरिक संरचना की दृष्टि से जो वृषण होता है यह एक अंडाकार रचना होती है। अंडाकार रचना होती है, आप जानते हो सब। जो अब इम्पोर्टेंट क्या है, जो ये अंडाकार जो रचना होती है वो पेरिटोनियम, जो एक इस नाम की एक झिल्ली होती है, पेरिटोनियम एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली से क्या होती है, घिरी रहती है। तो वृषण जो होता है यह पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा रहता है। तो याद रखना, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या सर्पेमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह केवल कम तापमान पर होती है। आपको समझ में आ गया होगा। गर्भावस्था के दौरान वृषण उदर के ऊपरी भाग में होते हैं। पता है ना आपको, गर्भावस्था के दौरान वृषण उदर के ऊपरी भाग में होते हैं, लेकिन शिशु के जन्म के कुछ सप्ताह पहले वृषण उदर से निकल कर त्वचा से बने थैले में आ जाते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं? वृषण कोश के नाम से जानते हैं। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसलिए वृषण कोश में शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। तो ये उसकी हिंदी थी। अब अपन प्रॉपर रूप से बात करेंगे कि नर जनन तंत्र होता क्या है। तो आप इसको एक बार उदाहरण लो।
तो स्क्रीनशॉट लिया हुआ। चलो तो अब अच्छे से समझते हैं, अब पूरा अपन डिटेल से देखेंगे। आप क्रम वाइज आप इसको देखते हुए चलना कि क्या है क्या नहीं है। तो देखो, आप सब जानते हो ये अपने क्या पाई जाती हैं इस तरीके से दोनों, और किडनियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? किडनियाँ। ये किडनी है, किडनी जिसमें किसका निर्माण होता है? यूरिन का निर्माण होता है, वो अपन अभी देखेंगे। अगर हम इसकी बात करें, ये है अपने मूत्राशय। किडनी, और इसमें किसका निर्माण होता है? मूत्र का निर्माण होता है। किसमें? किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। किडनी में किसका निर्माण होता है? मूत्र का निर्माण होता है। और दोनों किडनी की जो दोनों नलिकाएं जो होती हैं, ये किसमें आकर के खुलती हैं? अपने मूत्राशय में आकर के खुलती हैं। किसमें आकर के खुलती हैं? मूत्राशय में आकर के ये इस तरीके से खुल जाती है। तो प्रॉपर रूप से इनको ध्यान से समझते हुए चलना कि क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ जी, अब देखो, किडनी हो गई, मूत्राशय हो गया। इस मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र एकत्रित होता है। मूत्र क्या होता है? एकत्रित होता है। मूत्र वाहिनी में जब मूत्र बन इसमें मूत्र में जब इस किडनी में जब मूत्र बन जाता है, तो मूत्र वाहिनी के द्वारा, किसके द्वारा? मूत्र वाहिनी के द्वारा ये किस में आ जाता है? अपने मूत्राशय में आ जाता है। तो सबसे पहले अपन ने देखा किडनी, फिर अपन ने बात की मूत्र वाहिनी की, और फिर अपन ने बात की किसकी? मूत्राशय की। फिर किसकी बात की अपन ने? मूत्राशय की। इस मूत्राशय से अगर अपन बात करें, इसको थोड़ा सा अपन छोटा बना लें, या फिर इसको मैं पूरे को छोटा बना दूँगा एक बार। देखो, बोर्ड पर फिर से नीचे तक जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, फिर बोर्ड पर देखो एक बार। इस तरीके से ये हो गए अपने कितने किडनियाँ? ये हो गए अपने 2 किडनियाँ। और ये किसमें खुलती है भाई? अपने मूत्राशय में खुलती है। किडनी, और इसमें किसका निर्माण होता है? मूत्र का। और ये मूत्र इस मूत्राशय में किसके माध्यम से आता है? मूत्र वाहिनी के माध्यम से आता है। इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया। अब होता क्या है कि जैसे ही मूत्र का निर्माण हुआ किडनी में, मूत्र वाहिनी के माध्यम से आ गया मूत्राशय में। अब मूत्राशय में क्या होता है कि मूत्र इकट्ठा रहता है। मूत्राशय में मूत्र क्या रहता है? इकट्ठा रहता है। अगर मान के चलो आपके मूत्राशय नहीं होता तो क्या होता है? मूत्र बनता है, 24 घंटे मूत्र बनता है, हरदम मूत्र बनता है। तो ऐसे मूत्र बनता रहता है और निकलता रहता है, बनता रहता है, निकलता रहता है। तो इसकी सुविधा के लिए क्या हो गया कि मूत्राशय बन गया, और मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र एकत्रित हो जाता है। जब मूत्र की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो मूत्र क्या करता है? मूत्राशय की दीवारों पर क्या लगता है? दबाव लगाता है। क्या लगाता है? दबाव लगाता है, जिसकी वजह से अपने को क्या महसूस होता है? दर्द महसूस होता है। क्या महसूस होता है? दर्द महसूस होता है। अब जब मूत्राशय से अपने को जब मूत्र को त्यागना होता है, तो मूत्र मार्ग के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं। मूत्र मार्ग के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं। तो बस समझाने के हिसाब से ये जो मूत्र मार्ग होता है, ये 3 भागों में बटा रहता है। कितने भागों में बटा रहता है?
तीन, 1 2 3। इन 3 भागों में से 2 भाग तो शरीर के अंदर रहते हैं और 1 भाग शरीर के बाहर रहता है। तो इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इस तरीके से इसको मैं बना देता हूँ। और इसके साइड में इस तरीके से ये वृषण इसमें इस तरीके से ये स्थित होते हैं। और इसमें क्या स्थित होते हैं अपने वृषण, इसमें क्या स्थित होते हैं अपने वृषण। तो ये तो है वृषण और ये क्या कहता है वृषण कोश। ये क्या कहता है वृषण कोश। अब पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला भाग और दूसरा भाग तो शरीर के अंदर होने की वजह से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन अब ये तीसरा जो भाग है ये शरीर से बाहर है। अब इसकी सुरक्षा के लिए क्या होता है कि मांसपेशियों की संरचना होती है इस तरीके से, जो शरीर से बाहर वाले भाग को क्या करता है, यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीके से मांसपेशियों की एक संरचना होती है जो इस वाले भाग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इस वाले भाग को अपन किस नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा शिश्न के नाम से, शिश्न के नाम से जानते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पेनिस। किस नाम से जानते हैं, पेनिस। आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, या फिर वैसे सुन लेना थोड़ा सा, ठीक है। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, शिश्न के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि जो वृषण जो है, इस वृषण में निर्माण होता है शुक्राणुओं का। किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। अब देखो यहाँ से मूत्र बना, मूत्रवाहिनी के माध्यम से, मूत्राशय में आ गया, मूत्राशय के माध्यम से ये है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। और इस मूत्र मार्ग के माध्यम से देखा जाएगा शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक है। नंबर 4 अपन इसको मान लेंगे, जैसे 1 2 3 और ये क्या है 4, इसका हो जाएगा पॉइंट, 4 नंबर का पॉइंट। अब देखो इस वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का जब निर्माण होता है तो इस वृषण से शुक्राणु को हमारे को पहुंचाना होता है शिश्न तक, मूत्र मार्ग तक। क्यों, क्योंकि मूत्र मार्ग या फिर अपन कह सकते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय जब शिश्न और योनि जब आपस में संपर्क में आते हैं तो उस प्रोसेस से जो शुक्राणु होते हैं मादा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो उसके लिए जरूरी होता है कि वृषण में बनने वाले शुक्राणु को कहाँ तक पहुँचाया जाए, इस मूत्र मार्ग तक पहुँचाया जाए। तो उसके लिए नलियाँ पाई जाती हैं इस तरीके से, ये लो, एक नली तो इधर से निकली और दूसरी नली इस वाली साइड से निकलेगी। ये लो, अब इस नली में ये बताओ ये कहाँ से निकल रही है, वृषण से निकल रही है नली, और ये भी कहाँ से निकल रही है, वृषण से। और मूत्र मार्ग के कौन से वाले भाग में जाकर के खुलती है, ये पहले वाले भाग में जाकर के खुलती है। अब इसमें कौन प्रवाहित होता है, इसमें प्रवाहित होता है यहाँ पर बनने वाला शुक्राणु। कौन प्रवाहित होता है इसमें, बनने वाला शुक्राणु। इस वजह से इस नली को अपन कहते हैं शुक्रवाहिनी। इस नली को अपन किस नाम से जानते हैं, शुक्रवाहिनी के नाम से जानते हैं। और इसी को अपन दूसरा नाम है इंग्लिश में वासा। इसे आप किस नाम से भी जानते हो, वासा के नाम से भी जानते हो। देखो डायग्राम को आप, मेरे पास 2 मार्कर हैं रेड और ब्लैक कलर के, तो आप इसको अच्छे से आप बना लेना 2-3 कलर के पेनों से, ठीक है। तो शुक्रवाहिनी इसे अपन किस नाम से जानते हैं, वासा के नाम से जानते हैं, क्योंकि शुक्रवाहिनी में किसका प्रभाव होता है, शुक्राणु का प्रवाह होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होता है बताओ, नहीं है ना, चलो शाबाश, ठीक है। अब होता क्या है कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो गया, शुक्रवाहिनी के माध्यम से ऐसे मूत्र मार्ग में चला गया, और मूत्र मार्ग के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, माता की योनि में प्रवेश कर जाएगा, जहाँ पर शुक्राणु और अंडा आपस में मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, एक बच्चे का जायगोट का निर्माण करेंगे। अब आप थोड़ा सा सोचो कि शुक्राणु इस वृषण में हमेशा बनते हैं, 24 घंटे बनते हैं, तो ऐसे तो बनेंगे और शुक्राणु यहाँ पर आ जाएंगे, बनेंगे शुक्राणु यहाँ पर आ जाएंगे। और जब भी आप मूत्र त्याग करने जाओगे, उस मूत्र त्याग करते समय आप शुक्राणु को क्या कर दोगे, शरीर से बाहर निकाल दोगे, जो कि गलत है। ये तो क्या है, शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे, आपकी जो जनन क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि शुक्राणु बेवजह मूत्र मार्ग के माध्यम से ना निकले। इसकी वजह से भगवान ने हमारे शरीर में एक व्यवस्था कर दी, और व्यवस्था क्या कर दी
कि जब तक आप नहीं चाहोगे कि शुक्राणु को बाहर निकालना, तब तक शुक्राणु बाहर नहीं जाएंगे। कि सर कैसे? कि देखो, इस शुक्रवाहिनी में वासा में एक स्थान पाया जाता है जिसे अपन किस नाम से जानेंगे, अभी आप भी बताओगे। यहाँ पर क्या होता है कि ये शुक्राणु जो होता है, ये जो शुक्राणु जो चल करके आता है इस तरीके से, ये क्या करता है, यहाँ पर स्थान ले लेता है और यहाँ पर ये शुक्राणु क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर ये शुक्राणु क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। जो वृषण में जिन शुक्राणु का निर्माण हुआ वो कहाँ पर आकर के एकत्रित हो गए, इस वाले स्थान पर, इधर इस वाले स्थान पर। और जब किसी को किसी स्थान पर आशय प्रदान होता है तो बताओ उसे अपन किस नाम से जानते हैं? उससे अपन एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है शुक्राशय। इसका नाम क्या होता है? शुक्राशय। शुक्राशय का मतलब है कि इस वाले स्थान पर शुक्राणु को क्या दिया गया है, आश्रय दिया गया है। समझ में आया? इस वजह से अपन ने इसको किस नाम से जाना? शुक्राशय के नाम से अपन ने इसको जाना। अब ये शुक्राशय काम क्या करता है? तो शुक्राशय यहाँ पर दो काम करता है, और दो काम कौन कौन से करता है वो आप देखो। सबसे पहले तो शुक्राशय क्या काम करता है? शुक्राणु को आश्रय प्रदान करता है। शुक्राणु को आश्रय प्रदान करता है। मैं सब कुछ आपको लिखवा दूंगा, सब कुछ पहले डायग्राम में आप समझ लो, पूरा आपको समझ में आ जाएगा क्लियर से। एक डायग्राम आपका नर जनन तंत्र कंप्लीट कर जाएगा। तो शुक्राशय का पहला कार्य क्या है? शुक्राणु को क्या करता है? आश्रय प्रदान करता है। और यहाँ पर शुक्राणु लगभग 75 दिन तक, यहाँ पर शुक्राणु लगभग कितने दिन तक रह सकता है? 75 दिन तक शुक्राणु आराम से यहाँ पर रह सकता है। और शुक्राशय का और क्या काम है? ये जो शुक्राशय जो होता है एक द्रव का निर्माण करता है जिससे अपन कहते हैं शुक्र द्रव। शुक्राशय एक द्रव का निर्माण करता है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? शुक्र द्रव के नाम से जानते हैं। और इस शुक्र द्रव में एक अपन कह सकते हैं ग्लूकोज का प्रकार पाया जाता है जिसका नाम है फ्रैक्टोज। क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज। इस शुक्र द्रव में क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज पाया जाता है। तो शुक्र द्रव का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राशय में शुक्र द्रव का निर्माण। और इस शुक्र द्रव में क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज पाया जाता है। और ये जो फ्रैक्टोज होता है ये क्या होता है? ये शुक्राणु का भोजन होता है। ये फ्रैक्टोज क्या होता है? ये होता है शुक्राणु का भोजन। तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ तक चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ या क्या बता रहा हूँ। दोबारा समझो। दो किडनियाँ होती हैं। किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्र कहाँ जाता है? मूत्राशय में आता है, यूरेटर में जाता है। जब मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या करता है? मूत्राशय की दीवार पर दबाव लगाता है जिससे अपने को दर्द महसूस होता है। इसकी वजह से जैसे दर्द महसूस होता है व्यक्ति मूत्र त्याग करने जाता है। जब मूत्र त्याग करने जाता है तो एक नलिकाकार संरचना होती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। जिसे अपन 3 भागों में बांट के देखते हैं, जिसके 2 भाग तो शरीर के अंदर होते हैं, एक भाग शरीर के बाहर होता है। अब शरीर के जो अंदर जो भाग है उनकी सुरक्षा तो खुद शरीर कर रहा है, और जो शरीर के जो बाहर जो भाग है उसकी सुरक्षा कौन करेगा? खुद शरीर ही करेगा। लेकिन किस प्रकार से? कि वहाँ पर मांसपेशियों की एक संरचना होती है जिससे कि उसको कोई बाहरी आघात ना लगे। अब अपन जानते हैं मूत्र मार्ग के शिशन के पास में वृषण कोष पाए जाते हैं जिसमें क्या स्थित होता है? वृषण रहता है। और इन वृषणों में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब इन शुक्राणुओं को मेरे को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के माध्यम से कहाँ पर पहुँचाना होता है? मादा में पहुँचाना होता है। अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में ये जो मूत्र मार्ग अपन कह सकते हैं शिशन और मादा की जो योनि होती है आपस में संपर्क करती है। अब वहाँ तक मूत्र मार्ग तक भी तो हमारे को शुक्राणुओं को पहुँचाना होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनको पहुँचाना होता है। अब दिक्कत ये हो जाती है कि पहुँचाएं कैसे? तो वहाँ पर पहुँचाने के लिए हमारे पास एक नली पाई जाती है, और इस नली को अपन किस नाम से जानते हैं? शुक्रवाहिनी या वासा के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहिनी और वासा। तो किस नाम से जानते हैं? शुक्रवाहिनी या वासा के नाम से जानते हैं।
और ये क्या करता है कि तो मूत्र आ गया यहाँ पर और मूत्र मार्ग के माध्यम से अपन उसको निकाल दिया। अब शुक्राणु जब जाता है तो ऐसे तो निकलता रहेगा। इसकी वजह से भगवान ने एक व्यवस्था कर दी जिसमें शुक्राणु को आश्रय प्रदान हो जाता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, शुक्राशय के नाम से अपन उसको जानते हैं। शुक्राशय के जो कार्य होते हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य होते हैं? शुक्राणु को आश्रय प्रदान करता है लगभग 75 दिन तक, और एक द्रव का निर्माण करता है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? शुक्र द्रव के नाम से जानते हैं। और शुक्र द्रव में क्या होता है? फ्रैक्टोस होता है, जो शुक्राणु का क्या होता है? भोजन होता है। अब यहाँ पर ये शुक्र द्रव जो होता है, इस शुक्र द्रव से वीर्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वीर्य का। और इस वीर्य का लगभग 70% भाग, वीर्य का कितना परसेंट भाग? 70% भाग शुक्राशय में ही बनता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि वीर्य होता क्या है, देखो सुनना कि जब शुक्राणु बनता है, शुक्राणु जब नया बनता है तो वृषण से निकल करके कहाँ जाना चाहता है? शुक्राशय में। लेकिन धीरे धीरे पहुँच जाता है कहाँ पर? शुक्राशय में। और शुक्राशय में जब ये शुक्राणु जब पहुँच जाता है तो इसकी ऊर्जा हो जाती है खत्म। और जब इसकी ऊर्जा जब खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो अब इसको सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के समय इसको आगे बढ़ाना होता है। अब जब इसमें ऊर्जा है ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसी स्थिति में इसकी हेल्प के लिए, इसकी सहायता के लिए एक द्रव का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है वीर्य। क्या नाम है उसका? वीर्य। और वीर्य का काम क्या है कि ये वीर्य क्या काम करता है कि शुक्राणु को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय अपने साथ ले जा करके और मादा तक पहुंचाता है। और वीर्य का लगभग 70% भाग कहाँ पर बनता है? शुक्राशय में इसका निर्माण होता है। कितना परसेंट? 70%। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक प्रॉपर रूप से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको और चीज़ें थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सुना होगा जैसे नसबंदी। आपने कभी नाम सुना है? नसबंदी जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। स्थायी और अस्थायी। सॉरी, नसबंदी तो एक ही होती है, स्थायी, ठीक है। बाकी गर्भ निरोध, मतलब गर्भ को रोकना। 2 प्रकार से आप रोक सकते हो उसको। एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। स्थायी का मतलब तो होता है कि जिसमें आप और अधिक बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हो, जैसे जिसको अपन कहते हैं नर नसबंदी और मादा नसबंदी। नर नसबंदी और मादा नसबंदी। अस्थायी गर्भ निरोध में आप ऐसी गोलियों का या फिर ऐसे उपकरणों का, फिर ऐसे कोई भी पदार्थ जो होते हैं जिनका यूज करते हैं जो एक टाइम पीरियड के लिए, एक नियत समय के लिए गर्भ को क्या कर दें? रोक दें, तो वो होता है अस्थायी। जैसे गोलियां वगैरह जो होती हैं वो अस्थायी गर्भ निरोध। अपन लास्ट में चलो इसके बारे में भी बात कर लेंगे, गर्भ निरोध कैसे कैसे होता है, क्या क्या इनकी प्रोसेस होती है, ठीक है। स्थायी में अपन अगर यहाँ पर बात करें तो नर नसबंदी या मादा नसबंदी। अभी अपन कौन सा जनन तंत्र पढ़ रहे हैं? नर जनन तंत्र। और इस नर जनन तंत्र की वजह से अपन बात करेंगे नर नसबंदी की। मादा की अपन आगे चल के बात करेंगे। तो अभी अपन बात करते हैं नर नसबंदी में क्या होता है। देखो, मैंने आपको जब थोड़ा सा समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब शुक्राणु जो होते हैं, ये शुक्राणु जब अंडा से जब मिलते हैं तब क्या होता है? निषेचन। और जब निषेचन होता है तभी जाके जायगोट बनता है, तब जाके बिजली का निर्माण होता है। अब यदि मैं ऐसा करूं कि इस शुक्राणु को इस अंडे से मिलने ही ना दूं, तो इस अंडे से नहीं मिलने दूं तो आप बोलोगे सर कि अगर शुक्राणु अगर इस अंडे से नहीं बन मिलेगा तो निषेचन भी नहीं होगा, युग्मनज भी नहीं बनेगा, बच्चा भी नहीं बनेगा। तो चलो क्यों ना ऐसा ही करते हैं अपन। तो आपके दिमाग में एक बात आई तुरंत ही कि सर जो शुक्राणु जो बनता है वो वृषण में बनता है। शुक्राणु का बनता है वृषण में। अपन आगे वृषण की बात करेंगे पूरी। तो सर वृषण में बनता है और हमारे को इसको रोकना है कि किससे ना मिले, अंडे से ना मिले। तो क्यों ना सर हम इसको काट दें, क्यों ना सर हम इसको
काट दें। मैंने की बात तो सही है। अब काटने से क्या होगा, आप जैसे बोल रहे हो मेरे को, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अंडे, शुक्राणु को अंडे से मिलने के से रोकने के लिए आप क्या करोगे सर, आप ऐसा करो कि शुक्र वाहिनी को या वासा को आप क्या कर दो, काट दो। मैंने बोला कि इस वासा को काटने से क्या होगा, फिर आप बोलोगे सर आप तो सर आप पढ़ा रहे, आपको तो पता होना चाहिए। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, आप बताओ देखो क्या होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ से शुक्राणु तो बन जाएगा। अब जब आप यहाँ से इसको काट दोगे ना तो ये शुक्राणु आगे नहीं जाएगा और वहीं पर बन के क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब शुक्राणु आगे नहीं जाएगा तो अंडे से कैसे मिलेगा। मैंने बोला यार बात तो सही है आपकी, अच्छी बात है। और मैंने फिर आपको इतना ही पता था और मैंने आपको फिर आगे थोड़ा सा बता दिया, तो क्यों ना हम इसको काट करके इस तरीके से इसको बांध दें विपरीत दिशाओं में। इससे क्या होगा, आपकी जो बात है वो सही हो जाएगी। शुक्राणु बनेगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा, इधर शुक्राणु बनेगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। समझ आएगा। जब शुक्राणु जब आगे नहीं जा पाएगा, शुक्राणु यहीं पर मर जाएगा। अब आपने काटा किसको, शुक्र वाहिनी को, मतलब वासा को। अब याद रखना, अगर आप किसी भी चीज को आपको ऑपरेशन के द्वारा काटते हो, किसके द्वारा काटते हो, ऑपरेशन के द्वारा, तो उसे हम किस नाम से आते हैं, एक्टोमी। एक्टोमी, ECTOMY। मैंने आपको बताया कि इक्टोमी का मतलब क्या होता है। इक्टोमी का मतलब होता है ऑपरेशन करके किसी अंग को काटना। तो ऑपरेशन करके किसी अंग को काटना क्या कहलाता है, इक्टोमी कहलाता है। और आपने बताया ऑपरेशन करके किसको काटा, शुक्र वाहिनी को, मतलब वासा को। तो नर नसबंदी में वासा को काटा जाता है। समझ आ रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ। नर नसबंदी में किसको काटा जाता है, वासा को काटा जाता है। इसलिए नर नसबंदी को वासा प्लस इक्टोमी, वासा का मतलब वासा को काट दिया, इक्टोमी मतलब ऑपरेशन के द्वारा। तो इसको दोनों को मिला करके अपन नाम देते हैं वेसेक्टोमी। किस नाम से जानते हैं, वेसेक्टोमी। तो याद रखना, नर नसबंदी को हम किस नाम से जानते हैं, वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने नर जनन तंत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा क्या पूरा ही हो लिया। अब हम इसके बारे में जो थोड़ी थोड़ी जो हिंदी है उसको अपन देखेंगे। यहाँ पर जो मादा जो नसबंदी है उसको अपन जब मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तब देख लेंगे अपन इसको। लेकिन नर नसबंदी में अपन ने किसको काटा, वासा को। इसलिए वासा को काटने पर अपन इसको किस नाम से जानते हैं, वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अब मेरे को आप ये बताओ, आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करना, आप कमेंट करना और मेरे को बताना कि सर कहाँ से दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। आप हमारे को उसको डिटेल से आप और बताओ। तो अब हम इसके बाद में बात करेंगे वृषण की। किसकी बात करेंगे, वृषण की, कि वृषण होता क्या है, उसमें किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है। आपने नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो नर में नर के लक्षण लेकर के आता है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, मसल्स का मजबूत होना। ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के हैं। चेहरे पर फुंसियों का होना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता के कारण। तो ये सारे के सारे जो हैं ये अपन अभी देखेंगे। तो अभी तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो। वैसे कोशिश की है मैंने आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये डायग्राम सिर्फ इसलिए था कि आपको मैं प्रॉपर वे में इसको समझा सकूं। ऐसे ये डायग्राम ऐसा कि सर किताबों में तो कुछ अलग है। देखो किताबी लैंग्वेज अलग होती है, समझाने की लैंग्वेज आपको अलग होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो शुक्राशय क्या होता है, क्या काम करता है। अब आपने एक दिमाग थोड़ा सा अगर पढ़ रहे हो तो लगाया होगा सर वीर्य का 70% निर्माण होता है शुक्राशय में। कि सर जो बचा हुआ 30% कहाँ होता है, बचा हुआ 30% जो शुक्राशय जो वीर्य है इसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो आपने जो मूत्र मार्ग जो है, इस मूत्र मार्ग में आपने कितने भाग देखे कि सर 3 भाग। कितने भाग देखे, 3 भाग। इस मूत्र मार्ग के 3 भागों में जो पहला जो भाग है, इस पहले भाग में जैसे मान लेता हूँ ये मूत्र मार्ग है इस तरीके से, और जो रेड कलर वाला है ये है इसका पहला भाग। इस पहले भाग के पीछे की तरफ इस तरीके से,
एक ही ग्रंथि पाई जाती है पूरी पूरी, लेकिन अपने को दिखती कैसे, इधर भी और इधर भी, लेकिन है कितनी है, एक। और इस ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो मैं इसको कहां पर लिखूं, इधर लिख दूं ना, प्रोस्टेट ग्रंथि। अरे प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, वीर्य का 30% भाग बनाती है। तो अब आपने देख लिया कि प्रोस्टेट ग्रंथि एक द्रव का निर्माण करती है, वो द्रव क्या होता है, वीर्य। और उस वीर्य का कितना परसेंट भाग बनाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, 30% भाग बनाती है। तो अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। शुक्राशय क्या होता है, शुक्राशय में किसको आश्रय प्रदान किया जाता है, शुक्राणु को। इसमें एक शुक्र द्रव का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, फ्रैक्टोस होता है। और जब फ्रैक्टोस होता है किसका भोजन होता है, शुक्राणु का भोजन होता है। शुक्राणु का भोजन होता है तभी तो यहाँ पर जो है ये शुक्राणु जो यहाँ पर आकर के ही रुकता है। इसके बाद में जब 70% वीर्य का निर्माण जब शुक्राशय में हो गया तो 30% का निर्माण कहाँ होगा, मूत्र मार्ग के पीछे की ओर, पहले भाग के पीछे की ओर ग्रंथि पाई जाती है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें और भी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लेकिन मैं सबको नोट करवा के लिखवाऊंगा, नोट 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 वो सारी चीज़ें। और एक प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य का कितना % भाग बनाती है, 30% भाग बनाती है। तो अब जल्दी से आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। देखो बच्चों, अब बात करते हैं हम कि नर जनन तंत्र अपन ने अभी देखा था, उसमें डायग्राम अपन ने पूरा बना लिया। नर जनन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि इसमें समझाने का था। डायग्राम आप ज़्यादा ऐसे हार्ड है नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा आप क्लियर से, और फिर इसकी हिंदी लिखवा दूंगा। बाकी फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप वैसे ही परेशान रहते हो मेरे से हैं, तो पढ़ना तो दूर की बात है अपने। तो नर जनन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे अपने देखा था वृषण कोश, जहाँ पर वृषण होते हैं, वृषण, शुक्रवाहिनी जिसे अपन वासा कहते हैं, इसी को काट करके नर नसबंदी की जाती है। शुक्राशय जहाँ पर शुक्राणु को आश्रय प्रदान होता है, वीर्य का 70% भाग का निर्माण होता है वीर्य के। और एक फ्रैक्टोस नामक ग्लूकोज का भी निर्माण किया जाता है। ग्लूकोज का एक भाग होता है, शर्करा का एक पार्ट होता है शुक्राशय में, उसका निर्माण होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य का 30% भाग का निर्माण होता है। मूत्रमार्ग, शिशन, अधिवृषण, एपिडाइमिस। तो ये तो थे कि नर जो जनन तंत्र है वो इन अंगों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब एक संरचना है जिसका नाम है वृषण। इस वृषण को हमारे को अच्छे से देखना है। अगर आप इस वृषण को समझ जाते हो तो इस वृषण से आने वाले क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कहाँ से, वृषण से। कैसे, देखो अपन ने देखा था कि वृषण कोश में पाया जाता है। वृषण कहाँ पर पाया जाता है, वृषण कोश में। अब वृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। अब वृषण में ऐसा थोड़ी ना है कि वृषण में होता है, वृषण में भी कोई एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होगा। तो क्यों ना हम इसकी थोड़ी सी संरचना की बात कर लेते हैं कि वृषण में कैसे कैसे शुक्राणु का निर्माण और कहाँ कहाँ पर होता है और उनको पोषण कौन प्रदान करता है। तो वो सारी बात अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं वृषण की संरचना। वृषण की संरचना तो इसी तरीके से अपना वृषण होता है, इसी तरीके से अपना क्या होता है, वृषण होता है। इस वृषण में इस तरीके से मैंने ब्लैक में बनाई है, ऐसे नलिकाएं पाई जाती हैं बहुत सारी। इस वृषण में ऐसे नलिकाएं पाई जाती हैं बहुत सारी, और ये जो नलिकाएं हैं, ठीक है, ये जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को अपन नाम देते हैं शुक्रजनन नलिका। इन नलिकाओं को अपन किस नाम से जानते हैं, शुक्रजनन नलिका। मतलब वृषण में भी इस शुक्रजनन नलिका में क्या बनता है, अपने शुक्राणु बनता है। तो मैंने क्या किया, इस वृषण में से एक शुक्रजनन नलिका को, मतलब एक नली को बाहर निकाल लिया, ये निकाल लिया। इसमें बहुत सारी थी, इसमें से मैंने कितने को निकाल लिया,
एक को निकालने आपको समझाने के लिए। अब हुआ क्या कि जैसे मैंने एक को निकाला और इसमें मैंने देखा कि इसमें संरचनाएं तो बहुत सारी हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस शुक्र जनन जो नलिका है, ये जो ब्लैक कलर की जो मैंने बनाई है शुक्र जनन नलिका एक है। अब इसमें मैंने दो प्रकार की कोशिकाएं देखी इसके अंदर। रेड कलर में मैंने इसके अंदर कोशिकाएं बनाई हैं। इनमें एक तो आपको छोटी कोशिका नजर आ रही है और एक बीच बीच में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी नजर आ रही है। तो इसमें मैंने दो प्रकार की कोशिकाओं को देखा, एक तो है छोटी कोशिका और एक है बड़ी कोशिका। तो मैंने इनको नाम दे दिया छोटी कोशिका और बड़ी को मैंने बोल दिया बड़ी कोशिका। अब शुक्र जनन नलिका में जो छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, इसे अपन किस नाम से जानते हैं? शुक्र जनन नलिका। कहने का मतलब है अपन बोलते हैं कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में कहाँ पर निर्माण होता है? शुक्र जनन नलिका में। और शुक्र जनन नलिका में भी शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? वो जो छोटी कोशिका पाई जाती है, अर्थात उस छोटी कोशिका में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। तो छोटी कोशिका में शुक्राणु का निर्माण होता है, इस वजह से हम उसको क्या नाम देते हैं? शुक्र जनन कोशिका। शुक्र जनन कोशिका क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें नए शुक्राणु का निर्माण होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं जर्मशय। क्या बोलते हैं? जर्मशय। अब देखो, जैसे बच्चा पैदा हो गया शुरुआत में, जैसे शुक्राणु पैदा हो गया, बन गया। अब बनने के बाद में उसको भोजन चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि सीधा ही इस शुक्र जनन नलिका में अर्थात छोटी कोशिका में इसमें इसका निर्माण हुआ, सीधा शुक्राशय में चला गया, ऐसा तो होता नहीं। तो जन्म होने के बाद में, निर्माण होने के बाद में उसको भोजन की आवश्यकता होती है। तो छोटी कोशिका तो उसका निर्माण करती है, लेकिन जो बड़ी जो कोशिका होती है उसे अपन बोलते हैं सर्वतोली कोशिका। किस नाम से जानते हैं? सर्वतोली कोशिका के नाम से जानते हैं। और ये जो सर्वतोली कोशिका होती है वो नए शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। नए शुक्राणु को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। अब जब ये नए शुक्राणु को जब पोषण प्रदान करती है, सर्वतोली कोशिका, बड़ी कोशिका को अपन कहते हैं क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। किसको? जो नया जो शुक्राणु बनता है उसको पोषण प्रदान करती है। अब इस शुक्र जनन नलिका के चारों तरफ देखो, ये लाल लाल रंग से मैंने एक द्रव बनाया है। अब इस द्रव में क्या होता है? एक कोशिका होती है जिसे अपन कहते हैं लैंडिंग कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? लैंडिंग कोशिका। और ये जो लैंडिंग कोशिका होती है शुक्र द्रव में तैरती रहती है। इसमें क्या रहती है? तैरती रहती है। अब जो लैंडिंग कोशिका होती है, ये लैंडिंग कोशिका एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी अच्छे से कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? लैंडिंग कोशिकाओं से। लैंडिंग कोशिका कहाँ पर पाई जाती है? शुक्र द्रव में पाई जाती है। कहाँ पर? शुक्राशय में। कहाँ पर? सॉरी, कहाँ पाई जाती है? वृषण में। कहाँ पर पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। लैंडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि जो मेल होता है उस मेल में मेल के जो है लक्षण वो लेके आता है नर में नर के लक्षण, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, जनन अंगों पर बालों का आना, कलाई का चपटी होना, कलाई का चपटी होना, मसल्स का मजबूत होना। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता की वजह से चेहरे पर फुंसियाँ आती हैं, फुंसियाँ होती हैं। तो सारी प्रोसेस यहाँ से आपने देख ली। अब हुआ क्या? शुक्र जनन कोशिका में नए शुक्राणु का निर्माण हो गया, सर्वतोली कोशिका में उसको भोजन प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वो चली जाती है कहाँ पर? अधिवृषण। अधिवृषण मतलब वृषण का ऊपर वाला भाग। अधि का मतलब होता है ऊपर, तो किसके ऊपर? वृषण के। तो ये अधिवृषण वाला भाग मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया है। अब इस अधिवृषण में होता क्या है? अधिवृषण में शुक्राणु का परिपक्वन होता है। परिपक्वन मतलब जो नया जो शुक्राणु था, नवजात जो शुक्राणु था, उसका क्या हो गया? वहां पर जाकर के परिपक्वन हो गया। क्लियर हुआ? परिपक्वन के बाद में उस शुक्राणु को वहां पर थोड़े समय के लिए, लगभग 4 से 5 दिन के लिए क्या प्रदान किया जाता है? आश्रय प्रदान किया जाता है। तो अधिवृषण में शुक्राणु का परिपक्वन हो गया और कम समय के लिए शुक्राणु को क्या संग्रहण कर लिया, मतलब उसको आश्रय प्रदान कर दिया। तो ये वृषण की संरचना आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब जो बातें रही वो इसकी लिखने की है कि ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं वो लिख दूंगा, आप उनको पढ़ लेना, मैं आपको उनको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो अब अपन आगे देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखो बच्चों, अभी हमने नर जनन तक देख लिया था, उसमें वृषण वगैरह देख लिया था। देखो मैंने 3 नोट लिखे हैं,
अच्छे नोट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले नोट की अगर अपन बात करें तो देखिए मूत्र मार्ग है, मैंने पूरा नहीं बनाया, ये क्या है, मूत्र मार्ग। इस मूत्र मार्ग का जो पहला भाग होता है उसके पीछे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, जो वीर्य का 30% भाग बनाती है। ठीक है, इसके साथ में जस्ट इसके नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं काउपर्स ग्रंथि। किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं, काउपर्स ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जो क्या करती है, ये काउपर्स ग्रंथि का कार्य क्या है, ये क्षारीय द्रव का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है, क्षारीय द्रव। अब जब ये काउपर्स जो ग्रंथि है ये अगर क्षारीय द्रव निकालेगी तो मूत्र मार्ग का जो माध्यम है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, बल्बोयूरेथ्रल या काउपर की ग्रंथियां। वही चीजें अगला नोट भी यही था कि बल्बोयूरेथ्रल या काउपर की ग्रंथियां मूत्र मार्ग को क्षारीय कैसा बनाती है, चिकना बनाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, काउपर्स ग्रंथि हो गई, क्षारीय द्रव का स्त्रवण करती है। और ये क्या काम करती है कि जो शुक्र द्रव जो होता है, शुक्र द्रव जो होता है उस शुक्र द्रव के गाढ़ेपन को क्या करती है, कम करती है। अगर शुक्र द्रव अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वीर्य जो उसमें वीर्य जो होता है बनता है वो भी गाढ़ा होना है, और जब उसमें शुक्राणु जब आएगा तो गाढ़ेपन की वजह से वो आगे कम बढ़ पाएगा। इसलिए उसको क्या बनाती है, ये पतला बनाती है, गाढ़ेपन को क्या करती है, कम करती है। मूत्र मार्ग को क्या करती है, जीवाणु विहीन करती है। मतलब इस क्षारीयपन के कारण जो मूत्र मार्ग है उसमें जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो कुछ भी होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है, नष्ट कर देती है। कौन, काउपर्स ग्रंथि से निकलने वाला द्रव। अब और पूछ लेता है कई बार, छोटी छोटी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी, बाकी यहाँ पढ़ाने की नहीं होती है, कि मलाशय के निकट, मलाशय आप जानते हो पाचन तंत्र में अपन जब पढ़ते हैं, तो मलाशय के निकट एक जोड़ी गहरे रंग की पेरिनियल तथा रेक्टल ग्रंथियां पाई जाती हैं। मलाशय के निकट एक जोड़ी पेरिनियल तथा रेक्टल ग्रंथियां पाई जाती हैं मलाशय के निकट। और ये आपको बता दिया, बल्बोयूरेथ्रल या काउपर की ग्रंथियां मूत्र मार्ग को क्षारीय व चिकना बनाती हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं आपको जैसे ऐसे पॉइंट जैसे अपन लिखवाते हैं उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप उनको प्रॉपर नोट कर लेना। जो मैंने अभी तक समझा है वृषण के बारे में वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो देखो मैं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो उनको नोट कर लेना, धीरे धीरे वीडियो को आप देख लेना, ठीक है, रोक रोक के। तो वृषण जो होता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते चलना सीधे सीधा। वृषण अनेक नलिकाकार संरचनाओं का बना होता है। वृषण अनेक नलिकाकार संरचनाओं का बना होता है जिन्हें शुक्रजनन नलिका कहते हैं। वृषण अनेक नलिकाकार संरचनाओं का बना होता है जिन्हें शुक्रजनन नलिका कहते हैं। जिन्हें किस नाम से जानते हैं, शुक्रजनन नलिका के नाम से जानते हैं। क्लियर। इस नलिका में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको पता है दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगली लाइन में एरो बना के लिखना, या फिर ऐसा करना, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, डैश कर देना और डैश करके लिखना सीधा। छोटी कोशिका को शुक्रजनन नलिका, छोटी कोशिका को शुक्रजनन कोशिका कहते हैं। छोटी कोशिका को शुक्रजनन कोशिका कहते हैं जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। छोटी कोशिका को शुक्रजनन कोशिका कहते हैं जो शुक्राणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। इसी में आगे तथा बड़ी कोशिका को सरटोली कोशिका कहते हैं जो, तथा बड़ी कोशिका को सरटोली कोशिका कहते हैं जो नवजात शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, जो नवजात शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, पोषण प्रदान करती है। अगला लिखो एरो बना के। शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं जो
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं, जो किसका निर्माण करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप बाद में उतार लेना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसके जो कार्य हैं, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, कलाई का चट्टा होना, मांसपेशियों का मजबूत होना, जननांगों पर बालों का विकास, और इसी की वजह से ही चेहरे पर कह सकते हैं फुंसियों का होना, पिंपल्स वगैरह बोलते हैं बहुत सारे लोग ना, तो फुंसी बोलते हैं ना, फुंसियों का होना। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में उतार लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आराम से, मैं बोल रहा हूँ वापस से। ठीक है, तो लिख लिया होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित का निर्माण होता है, स्रावित करती है। अगला आरोपण आगे लिखो, सभी शुक्र जनन नलिका मिलकर अधिवृषण का निर्माण करती है। सभी शुक्र जनन नलिका मिलकर अधिवृषण का निर्माण करती है, जो वृषण से बाहर निकल जाती है, जो वृषण से बाहर निकल जाती है। पैराग्राफ छोड़ के लिख लेना। इसी में अधिवृषण आगे चलकर शुक्रवाहिनी में बदल जाता है, अगला रोमना लिख लो, अधिवृषण में शुक्राणुओं के परिपक्वन के साथ साथ कुछ समय के लिए इनका संग्रहण भी होता है। तो देखो, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो उस टाइम में 3 से 4 ml वीर्य, कितना वीर्य, 3 से 4 ml वीर्य निकलता है। तो एक बार सेक्सुअल कांटेक्ट के समय कितना ml, 3 से 4 ml वीर्य निकलता है, और 1 ml में लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। 1 ml में कितने शुक्राणु होते हैं, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखो, मैं एक बात मेरे को याद आ गई, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मेल जब नसबंदी करवा लेता है, तो कई बार दिमाग में आता है, तो ऐसा बोलते हैं कई कि सर वीर्य का निर्माण होता है कि नहीं होता, शुक्राणु का निर्माण होता है कि नहीं होता। तो जब नसबंदी हो जाती है, देखो, तो वीर्य का निर्माण भी होगा, शुक्राणु का निर्माण भी होगा, लेकिन जो शुक्राणु होते हैं वो फीमेल तक नहीं पहुंच पाते, तो वहीं मर जाते हैं वो मेल में ही। लेकिन जो वीर्य होता है, वो वीर्य तो बनता भी है और फीमेल में पहुंचता भी है, बस फर्क इतना सा है कि उस वीर्य में शुक्राणु उपस्थित नहीं होते, और जब शुक्राणु उपस्थित नहीं होंगे तो अंडे से कैसे मिलेंगे शुक्राणु, और कैसे जायगोट बनेगा, और कैसे बच्चे का निर्माण होगा। तो आज हमने पढ़ा पूरा कंप्लीट नर जनन तंत्र। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। अगर आपने यहाँ तक देखा है
तो मैं मानता हूँ आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछते रहिए।